तो आज अपन देख रहे हैं ऐसे 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें आपको बता रखा है कैसे ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा और कैसे असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कैसे करेगा? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ठीक है, एंटिटी को समझ कर एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अपन को पढ़ना रहेगा ऐसे 315। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसे 315 इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ये एक ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सेस करना है रिस्क को। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर को क्या करते हैं? सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर को अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सेकेंड पार्ट होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एक और नाम होता है रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। यानी कि जो आपने रिस्क मिली, आइडेंटिफाई करी, अब उसका रेस्पॉन्स कैसे होगा ये अपन देखते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। ठीक है, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को अपन अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, सेकेंड पार्ट होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर यानी कि कंट्रोल्स का टेस्टिंग करना। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें देखता है ऑडिटर, क्या कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, और थर्ड है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या कंट्रोल्स जिस पर्पस के लिए बनाए वो उस पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है अमाउंट टेस्टिंग। ठीक है, अमाउंट टेस्टिंग में 2 चीज़ें अपन देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऐसे 520 सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स पूरा इसी पर ही है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2 चीज़ें आती है, फिर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग होता है ट्रांजैक्शन के लिए, वेरिफिकेशन होता है बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने देखा ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अब सबसे पहले अपना टॉपिक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑडिट में क्या होता है, जब भी ऑडिटर ऑडिट के लिए जाता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑडिट के लिए, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता कोई भी एंगेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, कैसे रॉ मटेरियल, कहाँ रॉ मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, एंटिटी के बारे में सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है। ठीक है, सेकंड, उसके बाद सेकंड स्टेप है एंगेजमेंट टर्म साइन। ठीक है, ये सब देखने के बाद ऑडिटर एंगेजमेंट टर्म साइन करता है। ठीक है, और थर्ड स्टेज आ जाती है यहाँ पर प्लानिंग स्टेज। ठीक है, अब ऑडिटर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट को, तो अब ऑडिटर क्या प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है, यानी कि सबसे मतलब अपन ना ये ऐसे 315 है ना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थर्ड स्टेज पर आती है ऑडिटर के लिए, प्लानिंग स्टेज में आती है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है ऑडिटर के लिए, ऑडिट के दौरान कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ ऑडिटर को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, और ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ ऑडिटर नॉर्मल चेकिंग करेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो 2 चीज़ें होती है, या तो ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करेगा या नॉर्मल चेकिंग करेगा। ठीक है, लेस चेकिंग करना, लेस ऑडिट प्रोसीजर लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो नॉर्मल चेकिंग होगी या फिर डिटेल चेकिंग होगी। ठीक है, 2 वर्ड से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ डिटेल में होगी, और जहाँ रिस्क कम है वहाँ नॉर्मल चेकिंग होगी। ठीक है, तो इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऑडिट के दौरान कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां ऑडिटर को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, और कौन से ऐसे एरियाज होंगे जो ऑडिटर नॉर्मल चेकिंग से भी काम चल जाएगा। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करेगा ऑडिटर, फॉर दिस ऑडिटर हैव टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। ठीक है, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ डेटा को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ
एरिया इन विच चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई एंड एरियाज वेयर रोम इज लो, ठीक है। यानी कि अपन ने ये तो बता दिया, क्वेश्चन क्या था आपको पहला, ठीक है। ऐसे कौन से एरिया से जहाँ डेटा को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या था, जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ डेटा को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से एरिया से जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हाई है, ठीक है। तो इसका आंसर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये और डेटा के लिए फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग स्टेज में, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिटर को पता चलता है कहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकता है जिससे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकता है जिससे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑडिटर को ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए लिख रखा फर्स्ट इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड आफ्टर एसेस इन एरिया वेयर देयर आर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ऑडिटर को ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस, ये इसका आंसर है, ठीक है। रिस्क कहाँ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये ऑडिटर को कैसे पता चलेगा, ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस बेस्ड है, मैनेजमेंट का काम, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेगा, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री अलग होगी, होटल इंडस्ट्री का ऑडिट अलग तरीके से होगा, ठीक है। चेक ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिटर देखेगा क्या इधर कंट्रोल्स है, ठीक है। कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कैसे कंट्रोल्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें देखने के बाद ऑडिटर को पता चल जाएगा इनमें से कहीं भी ऑडिटर को लगा कि यहाँ डाउट हो सकता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट देखेगा तो वहाँ यहाँ ऑडिटर ये देखेगा कि इन्वेंट्री देखेगा, कैश देखेगा। तो उसके बारे में जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, बेसिक ओवरव्यू लेगा ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, अगर फर्स्ट ईयर होता है ऑडिटर का, ठीक है, यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का वाला केस होता है, तो उसमें क्या होता है ऑडिटर खुद प्लांट विजिट भी कर सकता है वहाँ जाके, ठीक है। तो उसके बाद वो इंक्वायरी करता है, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो उससे ऑडिटर को ऐसे एरिया से आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहाँ चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई भी हो सकते हैं, और ऐसे एरियाज पता चल जाएंगे जहाँ मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस लो है, ठीक है। तो ये इन सब बेसिस के बाद ऑडिटर कंक्लूजन पर पहुंचेगा और वह डिसाइड करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या लगाना, अमाउंट कंट्रोल टेस्टिंग पर ज़्यादा वर्क करना है या अमाउंट टेस्टिंग पर ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाना है, डिटेल में करना है अमाउंट टेस्टिंग या फिर नॉर्मल तरीके से करना अमाउंट टेस्टिंग, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज द फर्स्ट स्टेप इन माई ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि ऑडिटर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी कि ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डेट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पर जाता है ऑडिटर, ठीक है। क्योंकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है, कंट्रोल टेस्टिंग या अमाउंट टेस्टिंग, ठीक है। अब ऑडिटर को ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ उसको डिटेल में वर्क करना है, इन्वेंट्री में करना है, कैश में करना है, पीपीई में करना है, लोन्स एंड एडवांस में ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो ये था अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। कैसे ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। उसके ये पॉइंट्स बता रखे हैं, इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, प्लांट विजिट कर सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकता है, अपना प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस को यूज़ करता है प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स। इसका मतलब होता है करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर डेटा को कंपेयर करना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है तो उसमें ऑडिटर क्या कर सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है। दीज आर मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है रिस्क असेसमेंट कर लिया, ठीक है। अब हाउ टू रेस्पॉन्ड, यानी कि ऑडिटर ने ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अब उसका रेस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है। जनरली जहाँ रिस्क होता है वहाँ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटर को पता चल गया कि पीपी के अंदर ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पीपी के लिए कंट्रोल चेक करेगा क्या उसके लिए कंट्रोल्स है या नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर इज रिस्क इन परचेज, एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज के अंदर रिस्क हो सकती है
तो ऑडिटर क्या करेगा, वहाँ परचेज प्रोसीजर देखेगा, यानी कि परचेज प्रोसेस देखेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटर जाएगा कंट्रोल टेस्टिंग पर, ठीक है, यानी कि देखेगा परचेज को क्या कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के वेबसाइट से परचेस ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर देता, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए, उसके पास ये पावर रहनी चाहिए कि कंपनी के जीमेल आईडी से परचेस ऑर्डर को प्लेस कर सके, ठीक है। और मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे तो परचेस नहीं हो रहा है, ये सब ऑडिटर को देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये सब करने के बाद ऑडिटर जाएगा कंट्रोल चेकिंग, यानी कि ऑडिटर कंट्रोल्स देखेगा परचेज के लिए कौन परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकता है और मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ें देखेगा, क्या कंट्रोल्स है, पहले तो ये देखेगा ऑडिटर इसके लिए क्या परचेज के लिए कंट्रोल्स है। सेकंड पॉइंट देखेगा डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल सही से बनाया कि इसके लिए एग्जांपल डू परचेज प्रोसेस फॉलो स्टेप्स, अगर कंपनी के अंदर परचेज प्रोसेस है तो क्या वो फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल के 1 महीने में ही फॉलो हो रहा हो, ठीक है। फॉर एंटायर पीरियड, साल भर फॉलो होना चाहिए वो प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, कंट्रोल टेस्टिंग कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, एज्यूम करना है रिस्क इज हाई इन एनी स्पेसिफिक एरिया बट देयर आर गुड कंट्रोल्स, यानी कि ऑडिटर ने देखा रिस्क असेसमेंट में कि परचेज के अंदर ज़्यादा रिस्क है, पर ऑडिटर ने उसके बाद देखा कि उसके लिए नहीं परचेज प्रोसीजर एकदम सही से बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि सैंपल्स एक नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, उसको डिटेल में वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंट्रोल अच्छे होंगे तो रिस्क कम रहेगी, ठीक है। बट अगर कंट्रोल से वीक होंगे, यानी कि परचेज प्रोसेस में हर कोई कंपनी के आईडी से ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वहाँ रिस्क भी आई रहेगी, ठीक है। ये तो ऑडिटर ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि परचेज के अंदर रिस्क आई है और कंट्रोल्स भी वीक है, तो अमाउंट टेस्टिंग डिटेल में करना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके बाद आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या आता है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स डन बाय मैनेजमेंट, उसको डिटेल में चेक करना, ठीक है। इसमें अपन ने 2 चीज़ें देखी थी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, डिटेल के अंदर चेक करना जो भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट ने करे उसको डिटेल में चेकिंग करना रैंडम बेसिस पर, ठीक है, सैम्पल बेसिस पर। और एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसका क्या मतलब होता है, जो भी एक्सपेक्टेशन ऑडिटर ने डेवलप करी, यानी कि सैलरी एक ऑडिटर ने अज्यूम कर ली, ये आपको डिटेल में मिलेगा 520 के अंदर, ठीक है। इसमें ऑडिटर अपने अज्यूमशन से निकालेगा एवरेज बेसिस पर कि 10 एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, और कितने ऐड हुए डिलीट हुए, ऑडिटर अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड डेटा निकालेगा, ठीक है। और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करेगा, तो जो भी वेरिएंस आएगा उसके वो पूछेगा उसके बारे में इंक्वायरी करेगा कि आखिर इतना वेरिएंस क्यों आया, ठीक है। तो अब इनमें से बढ़िया कौन सा रहता है, ऑडिटर जनरली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑडिटर दोनों को यूज़ करता है, ठीक है, ऑडिट में किसी एक पर ही डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट। इसका सिंपल सा मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 जगह पर एग्जिस्ट हो सकती है, या तो ऐसी रिस्क होगी जो सिर्फ जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी, या फिर अजर्शन लेवल यानी कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। अब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगी, जैसे कि ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर ही डाउट हो रहा है ऑडिटर को, ठीक है, नॉट फॉलो शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स इन डेज ईयर्स, तो उससे ऑडिटर को लगेगा कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिसस्टेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अजेशन लेवल यानी कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर्स, यानी कि सिर्फ एक ही एरिया में रिस्क है, जैसे कि परचेज एरिया में ऑडिटर को लग रहा है रिस्क है, बाकी सब सही है, पीपी सही है, इन्वेंट्री कैश बाकी सब सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। बिफोर डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ पॉइंट्स को ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए। पहला आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि ऑडिटर को
पूरे प्रोसेस के दौरान आइडेंटिफाई करनी चाहिए रिस्क, यानी कि जब वो ऑडिट कर रहा है तभी उसको देखना चाहिए कहाँ रिस्क हो सकती है, जब वो इंक्वायरी कर रहा है तो उसको देखना चाहिए, प्लांट विजिट के दौरान भी देखना चाहिए, प्रीलिमिनरी एनालिसिस यानी कि करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर डेटा में भी देखना चाहिए कहाँ वेरिएंस ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, यानी कि पूरी ऑडिट के दौरान ऑडिटर को देखना चाहिए कहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, यानी कि अब ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। जो रिस्क आपको फर्स्ट स्टेप में मिली, अब वो देखना चाहिए कि अब वो ऑडिटर के लिए रिलेटेबल है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर फ्लाइट टाइम पर नहीं पहुंच रही, लैंड नहीं हो रही, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो ऐसी रिस्क ऑडिटर के लिए काम की नहीं है। ऑडिटर के लिए सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो वाली रिस्क ऑडिटर के लिए काम की है। ठीक है। थर्ड है लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी कि कितने चांसेस है जो सेकंड पॉइंट में आपको रिस्क आइडेंटिफाई एंड एसेस कर ली उसके होने के कितने चांसेस है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बिफोर गो टू अमाउंट टेस्टिंग कंसीडर कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है। अमाउंट टेस्टिंग पर जाने से पहले कंट्रोल टेस्टिंग ऑडिटर को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड कंक्लूड रिस्क इज हाई। ठीक है। अगर ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट कर लिया और ये कंक्लूड कर लिया रिस्क इज हाई, तो ऑडिटर अगर अमाउंट टेस्टिंग में जाएगा तो उसको मिस स्टेटमेंट मिल सकते हैं। ठीक है। पर उससे जाने से पहले ऑडिटर को कंट्रोल टेस्टिंग भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल्स वीक हुए तो मिस स्टेटमेंट इन अमाउंट इज़ प्रोबेबली हाई। ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक था। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सी होती है। ठीक है। ड्यूरिंग रोम आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट पीरियड अगर ऑडिटर को बिलीव करता है that there are chances in some areas is high of material misstatement, यानी कि ऑडिटर को रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट के दौरान लगता है कि ऐसे एरियाज हैं जहाँ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने के कुछ एरियाज में ऑडिटर को लग रहा है कि इन एरियाज में मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो वही सिग्निफिकेंट रिस्क है। फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट सफिशिएंट बिकॉज रिस्क इज सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ ऑडिटर को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, डिटेल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है विच एरियाज हैव सिग्निफिकेंट रिस्क। आपकी बुक के अंदर हेडिंग अलग होगी। ठीक है। पर आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। कंक्लूजन सेम ही रहेगा। ठीक है। तो इसका अपन आंसर देखते हैं। विच एरियाज हैव सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है। पहला, जहाँ रिस्क ऑफ फ्रॉड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इसका मतलब क्या है, आपकी कंपनी है। ठीक है। तो वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर रही, वो पहले पेरेंट कंपनी को ऑर्डर दे रही है, वो आउटसाइड इंडिया है, और फिर वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रही है। ठीक है। फिर रॉ मटेरियल का पेरेंट कंपनी पर आ रहा है, फिर इधर बिलिंग हो रही है। ठीक है। अगर ऑडिटर को लग रहा है ये इलॉजिकल ट्रांजेक्शन्स है तो वो कर सकता है, मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले आप डायरेक्ट ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर परचेज कर रहे थे और यहाँ डायरेक्ट आपके पास आ रहा था बिल, पर अब ऐसा हो गया। ठीक है। तो ऑडिटर को देखना है क्या ये इलॉजिकल हो सकता है क्या। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि इधर मिस स्टेटमेंट है, यहाँ ऑडिटर देख रहा है सिर्फ कि इधर रिस्क हो सकती है क्या। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी कि जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व हुआ हो वहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि प्रोविज़न। नेक्स्ट पॉइंट है अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो छुट्टी के दिन हुए हों। ठीक है। आमतौर पर छुट्टी के दिन कोई ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ठीक है। यानी कि बाई चांस अगर चेंज इन रेगुलेशंस हुए, जैसे कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हुआ था, तो ऑडिटर को देखना है कि इस दौरान कोई सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए या नहीं हुए। ठीक है। रिस्क फॉर वे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी कि ये टॉपिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले क्या हुआ था,
सिर्फ रिस्क असेसमेंट एंड अमाउंट टेस्टिंग ऑडिटर के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था, वह ऑडिटर को रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। पर अब क्या होता है, ठीक है, ये तो बिफोर कंपनी सेट था, पर अब ऑडिटर के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कभी कभी ऑडिटर को इतना रिस्क मिलेगा कि कंट्रोल टेस्टिंग भी इसेंशियल बन जाएगा। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है कि ऑडिटर कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करे, सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग ही कर ले तो उसका काम चल जाएगा क्या? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक का, वहाँ इनफाइनाइट यानी कि बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ऑडिटर को कंफर्ट कब आएगा? अमाउंट टेस्टिंग पर आ जाएगा क्या? नहीं, जब कंट्रोल्स पर कंफर्ट आएगा तभी ऑडिटर को कंफर्ट आएगा। जैसे कि लोन कौन इनिशिएट्स करता है, ठीक है, एंट्री कैसे होती है, हु कैन चेंज मास्टर डेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, यानी कि ऑडिटर ये देखेगा क्या कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब लिख रखा है डिटेल में, मतलब इसका मतलब हो गया अमाउंट टेस्टिंग के साथ साथ कंट्रोल टेस्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। अब ऑडिट रिस्क क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट रिस्क होता है रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क यानी कि शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटेड थे पर ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दे दिया, इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। इट डज नॉट कवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, पर ऑडिटर ने दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों? हो सकता है ऑडिटर को लग रहा हो प्रोविज़न का अमाउंट, ये वाले केस का एग्जांपल बताता हूँ। ऑडिटर को लग रहा है कि प्रोविज़न ज़्यादा अमाउंट का आना चाहिए, मैनेजमेंट बोल रहा है 2 करोड़ का ही आना चाहिए, पर ऑडिटर को लग रहा है 5 करोड़ का आना चाहिए। तो ऑडिटर ने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी और ऑडिटर ने दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। लास्ट में पता चला आफ्टर ईयर एंड की सिर्फ प्रोविज़न 2 करोड़ का, यानी कि मैनेजमेंट ने जो बोला वो सही था। तो यहाँ ऑडिटर की गलती थी, ठीक है, ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, पर ये वाली चीज़ ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होती। ऑडिटर की बिजनेस रिस्क यानी कि लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, ये भी ऑडिट रिस्क में नहीं आती, सिर्फ ये चीज़ आती है। अब इसको ध्यान से पढ़ लो एक और बार। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट रिस्क के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या फिर डिटेक्शन रिस्क। 3 चीज़ें आती हैं। मतलब इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज़ बाय डिफॉल्ट यानी कि अनअवॉइडेबल, ठीक है। देखो हर एक बिजनेस के अंदर हर बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब अगर बिजनेस वो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया तो वही तो रिस्क है, और वो अचीव करना चाहते हैं, वी वांट टू अचीव, उसके लिए कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स लगाएगा सबसे पहले, ठीक है। एज अ मैनेजमेंट व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग इफ देयर आर नो कंट्रोल्स, यानी कि क्या गलत हो सकता है अगर किसी भी एरिया में कोई कंट्रोल सही नहीं तो, ठीक है। अब जो गलत हो सकता है उसके लिए रिस्क बनेगी, ठीक है। उसके लिए मतलब कंट्रोल्स डिज़ाइन होंगे, ठीक है। उसको देखकर जो जो गलत हो सकता है उसके हिसाब से कंट्रोल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब ये मटेरियल कैन आइदर भी इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर, ठीक है। इट कवर ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस, ठीक है। कंटेन मिस स्टेटमेंट यानी कि मिस स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन में भी हो सकती है, अकाउंट बैलेंस में भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, एग्रीगेट लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं परचेज प्रोसेस, ठीक है। अब परचेज प्रोसेस में क्या कर रखा है? सिर्फ 4 कंट्रोल्स है। अगर ऑडिटर सिर्फ कंट्रोल्स को देखेगा, ठीक है, यानी कि 4 कंट्रोल्स है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि कंट्रोल 1 किसके लिए अच्छा है, इस रिस्क के लिए, ये कंट्रोल इसके लिए, ये कंट्रोल इस रिस्क के लिए बना है, ये कंट्रोल रिस्क 4 के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा अगर कोई रिस्क छूट गई तो क्या करना चाहिए ऑडिटर और मैनेजमेंट को? उन दोनों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितने भी रिस्क हो सकती है वो सारी रिस्क को लिख लेना चाहिए। अब ऑडिटर को कंपेयर करना चाहिए क्या इस रिस्क के लिए कंट्रोल है,
क्या इस रिस्क के लिए कंट्रोल है, इसके लिए कंट्रोल है या नहीं है। तो पता चल जाएगा अगर कोई रिस्क छूट गई और उसके लिए कंट्रोल नहीं मिला तो पता चल जाएगा कि ये वाली रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है क्योंकि इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया ऑडिटर के लिए स्टार्ट फ्रॉम रिस्क, यानी कि उल्टा नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। ये आप डायग्राम देखकर समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है आप बता सकते हो। ऑडिटर अज्यूम देयर आर नो कंट्रोल्स, नाउ व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है, यानी कि कंट्रोल सही नहीं, तो उससे ऑडिटर को पता चल जाएगा कितनी रिस्क हो सकती है, ठीक है। फिर ऑडिटर देखेगा इसके लिए, इस रिस्क के लिए कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। और कंट्रोल्स होंगे, इफ़ दे आर कंट्रोल्स, तो वही 3 पॉइंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटर उसको चेक करेगा, ठीक है। एक आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है ससेप्ट। ससेप्ट का मतलब होता है प्रोन टू मिस स्टेटमेंट, यानी कि ऑडिटर अज्यूम कर रहा है यहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल्स, डिटेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि करेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। 3 चीज़ें आती है इंटरनल कंट्रोल के, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना। अगर वो प्रिवेंट नहीं कर पाया तो डिटेक्ट कर लेगा, अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो वह करेक्ट हो जानी चाहिए रिस्क, ठीक है। यानी कि कंट्रोल रिस्क का मतलब बताऊँ तो जिस पर्पज़ के लिए कंट्रोल लगाया वो पर्पज़ कंट्रोल अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये कंट्रोल रिस्क हो सकती है ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर के अंदर भी हो सकता है, मेरा मिस स्टेटमेंट बिकॉज कंट्रोल्स हैव नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। यानी कि कंट्रोल सही से वर्क नहीं कर पाए, यही तो कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल सही से वर्क नहीं कर पाए और उससे ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के अंदर मिस स्टेटमेंट हो गया, ये कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो रिस्क कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, यानी कि ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए पर फिर भी कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया ऑडिट प्रोसीजर, तो वो होगा डिटेक्शन रिस्क में। ऐसा क्यों होगा? ऑडिट प्रोसीजर से भी ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है? प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, यानी कि अब अपन देखेंगे कंट्रोल रिस्क के बारे में, यानी कि कंट्रोल रिस्क यानी कि कंट्रोल रिस्क कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कंट्रोल रिस्क लो है, ठीक है, ऑडिटर सबसे पहले ये अजम्पशन करता है कि कंट्रोल रिस्क लो है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क दोनों का इवेल्युएट करना है, यानी कि सबसे पहले ये काम तो मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो ऑडिटर इसलिए ये अजम्पशन कहता है कि कंट्रोल रिस्क हमेशा बिजनेस के अंदर लो है। क्यों? बिकॉज इट इज़ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक गुड कंट्रोल सो डैट फ्रॉड और एरर कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम है कि अगर कोई रिस्क है तो उसके लिए अच्छे कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है। ये ऑडिटर एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर एग्री कर लेता है, ठीक है, कि गुड कंट्रोल्स है या नहीं है, ठीक है, और ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ये ऑडिटर आगे बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ स्टेप 1 है कंट्रोल रिस्क लो है। अब अगर कंट्रोल रिस्क हाई हुई तो सबसे पहले तो कंट्रोल रिस्क का हाई होना रेयर चांस है क्योंकि कंट्रोल्स आर मिसिंग, तो ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, रेयर चांस कब होगा? रेयर चांस कब हो सकता है? जैसे कि लास्ट ईयर में फ्रॉड हो गया होगा और करंट ईयर में ऑडिटर कोई और है, ठीक है, उस कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये चांस तब हो सकता है जब कंट्रोल रिस्क हाई होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हो गया होगा तो ऑडिटर ये बिलीव करेगा कि करंट ईयर के अंदर कंट्रोल रिस्क हाई है, यानी कि कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ऑडिटर को इसके लिए डिटेल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा और यहाँ ऑडिटर कंप्लायंस प्रोसीजर्स पर बिलीव नहीं कर सकता, ठीक है।
स्टेप 2 आता है परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर टू इवेल्यूएट, यानी कि ऑडिटर ने अज्यूम करा था कि कंट्रोल रिस्क लो है, ठीक है, तब ऑडिटर कंप्लायंस प्रोसीजर लगाकर एक बार उसको इवेल्यूएट करेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स देखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स वाले, ठीक है। ऑडिटर ने यहाँ तो अज्यूम करा था, अब उसको टेस्ट भी तो करके देखेगा क्या सही में कंट्रोल रिस्क कम है या नहीं है। स्टेप 3 आता है फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, यानी कि यहाँ ऑडिटर देखता है क्या कंट्रोल या फाइनल कंक्लूजन पर पहुँच जाता है ऑडिटर की कंट्रोल रिस्क कम है या हाई है, ठीक है। कम है कंट्रोल रिस्क तो एग्जिस्टिंग प्लान पर चल सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए, अगर हाई है तो उसका रिवाइज करने पड़ेंगे प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि इस स्टेज पर ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ डिटेल में चेकिंग करनी है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा सैंपल होंगे अगर कंट्रोल रिस्क आई है तो। अब अपन को तीनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है। इनहेरेंट रिस्क, तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या था, एवरी बिजनेस है सम रिस्क, ठीक है। ये मैनेजमेंट के व्यू से बनाया गया है, ठीक है। हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क होती है, ठीक है, और उन रिस्क को एवरी बिजनेस है सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उन वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे, वही तो रिस्क है, ठीक है। और वो रिस्क और वो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए उसके लिए तो कंट्रोल लगाए जाते हैं, ठीक है। अब इनहेरेंट रिस्क में कोई ऐसी भी रिस्क हो सकती है जो मैनेजमेंट असर भी कर सकता है, ठीक है, अवॉइड कर सकता है। शेयर द रिस्क, शेयर करेगा तो उससे रिड्यूस हो जाएगी। कैसे शेयर कर सकता है, जैसे कि इन्वेंट्री के लिए इंश्योरेंस लेना, ठीक है। और रिस्क इनहेरेंट रिस्क परवेसिव भी हो सकता है, परवेसिव यानी कि विच अफेक्ट मल्टीपल एरिया, ठीक है, यानी कि पीपी के अंदर भी हो सकता है, इन्वेंट्री के अंदर भी हो सकता है, कैश एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा इनहेरेंट रिस्क, जहाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो रही होगी, हाई वैल्यू इन्वेंट्री, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज हो रहा होगा, जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होंगे, ठीक है, वॉलेटाइल इंडस्ट्री होगा, ठीक है, जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आमतौर पर इसका एग्जांपल है एयरलाइन इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो इन एरियाज में मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को ये ऑडिटर वर्क इज टू इवेल्यूएट इनहेरेंट रिस्क, यानी कि ऑडिटर को यहाँ पर इनहेरेंट रिस्क को इवेल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है, ठीक है। तो अब अपन कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं। अगर कोई भी रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस है तो वो होगी इनहेरेंट रिस्क, अगर वो रिलेटेड टू कंट्रोल्स या प्रोसेस होगी तो वो होगी कंट्रोल रिस्क, अगर कोई रिस्क ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है तो वो होगी डिटेक्शन रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क आर बिजनेस रिलेटेड रिस्क दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट दैट में बी आइदर परवेसिव, यानी कि अफेक्ट मल्टीपल एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अजर्शंस, यानी कि स्पेसिफिक रिस्क हो सकती है किसी स्पेसिफिक एरिया को वो इम्पैक्ट करे, जैसे कि इन्वेंट्री के अंदर रिस्क है, इधर मैंने एग्जांपल लिया इन परचेज देयर में भी मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गई इनहेरेंट रिस्क, परचेज के अंदर कोई गलती हो सकती है, ऑडिटर को लग रहा है। अब कोई गलती नहीं हो तो उसके लिए ऑडिटर को जाना पड़ेगा कंट्रोल रिस्क पर, यानी कि परचेज प्रोसीजर सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लेस जो ऑर्डर करा वो पेमेंट उससे ज़्यादा तो पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर के लिए कहा गया है कि उसको कंबाइंड असेसमेंट इज मोर लॉजिकल, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड में ऑडिटर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परचेज के अंदर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, यही सिर्फ इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। अब हो सकती है तो आगे ऑडिटर को जाना पड़ेगा, ठीक है, तब कोई लॉजिकल कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखा हुआ है रोम इज़ अ फंक्शन ऑफ आई आर इंटू सी आर, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल, ये हो गया मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्यों हो सकता है, ड्यू टू कंट्रोल्स आर वीक, ठीक है, एरिया वेयर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट आर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क तो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जैसे कि परचेज के अंदर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, किसी एरिया में भी गलती हो सकती है, ठीक है। पर अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो कंट्रोल रिस्क लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इफ़ आई आर प्लस सी आर इक्वल्स टू लो, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आई आर हाई है, ठीक है, और
इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है। देखो आई आर प्लस सी आर लो हुआ तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी लो हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आई आर हाई हो गया, नेक्स्ट केस है, अगर आई आर तो हाई है, ठीक है, कंट्रोल्स अच्छे वर्क नहीं कर रहे, सेकेंड स्टेप, तो यहाँ कंट्रोल रिस्क भी हाई हो जाएगी, तो यहाँ से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई आर प्लस सी आर हाई है, ठीक है, और ऑडिटर, ठीक है, डिटेक्शन रिस्क क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऑडिटर को ट्राई करना चाहिए कि उसके लिए डिटेक्शन रिस्क लो रहे, ठीक है। पर अगर ये दोनों चीज़ें हाई है तो ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ऑडिट रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क लो क्यों नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि आई आर प्लस सी आर आई है, ठीक है। तो उससे ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को लो नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज मटेरियल में स्टेटमेंट ऑडिटर में इग्नोर, ठीक है, और उसने क्लीन ओपिनियन दे दिया, जबकि एक्चुअल में क्या उनसे आनी चाहिए थी, मॉडिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए थी, पर ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसलिए ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को लो नहीं कर पाए। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं आई आर इक्वल्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू रोम इंटू डिटेक्शन रिस्क इक्वल्स टू आई आर इंटू सी आर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में आई आर प्लस सी आर एंड डी आर दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन चलेगा, ठीक है। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब बताया था, ऑडिटर कैन नॉट फाइंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट बट इन एक्चुअल देयर आर मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइंड नहीं कर पाया, जबकि एक्चुअल में क्या था, मिस स्टेटमेंट थे। यही ऑडिट रिस्क था। ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, ठीक है। कब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मटेरियल मिस स्टेटमेंट, व्हेन ऑडिटर कैन नॉट फाइंड मिस्टेक, ठीक है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर मिस्टेक फाइंड नहीं कर पाया कि किस एरिया में मिस्टेक थी, ठीक है। मिस्टेक क्यों नहीं फाइंड कर पाया, क्योंकि ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर से नहीं लगाए। ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर से नहीं लगाए यानी कि डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा हो गई, ठीक है। गलतियाँ ढूंढ नहीं पाया ऑडिटर, मतलब डीआर बढ़ गया, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा ना अगर ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर से नहीं लगाए तो, ठीक है। तो आप यूँ बोल सकते हो ऑडिट रिस्क ज़्यादा हुई, क्यों? तो उससे क्या फ़र्क आएगा, डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिटेक्शन रिस्क क्यों बढ़ा, क्योंकि आई आर एंड सी आर का असेसमेंट सही से नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ आई आर प्लस सी आर लो है, ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क तो ऑडिटर को ट्राई करना है लो ही रहना चाहिए, ठीक है। ऑडिट रिस्क लो है, ठीक है, डिटेक्शन रिस्क लो है, तो आई आर प्लस सी आर लो रहेगा, ठीक है। पहले ही आता है आई आर प्लस सी आर लो है, ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क ऑब्वियसली लो रहेगा, ऑडिट रिस्क लो रहेगा, यानी कि इधर कोई इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। इन्वर्स रिलेशन किधर होता है, जब आई आर प्लस सी आर हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट सही से नहीं हुआ, ठीक है, तो उससे ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को लो नहीं रख पाया, उससे क्या हुआ, ऑडिट रिस्क बढ़ गई, ठीक है। तो यह इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन आई आर प्लस सी आर एंड डी आर, ठीक है। ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क लो रखना है, ठीक है, ये अजम्पशन माना जाता है ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में एक नोट में बता रखा है, कंट्रोल रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक डाउट आपके पास आ सकता है, क्या कंट्रोल रिस्क को मतलब ऑलवेज रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो कंट्रोल रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करती है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि जिसने इंटरनल कंट्रोल बनाए वो खुद ही बाईपास कर सकता है, या जिसने लगाए कंट्रोल, ठीक है, वो ओवरराइड कर सकता है। ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है ये, और जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उसकी कॉस्ट हाई होगी। तो एक समय पर एंटिटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करता है, ठीक है, यानी कि जितना रेवेन्यू होगा उसके हिसाब से ऑडिटर मैनेजमेंट कंट्रोल्स को लगाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे तो ये एक लाइन मिल सकती है, उसका कंक्लूजन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, आई आर एंड सी आर असेसमेंट, ठीक है। ऑडिट रिस्क बढ़ा, क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने डिटेक्शन रिस्क हाई था, ठीक है। आई आर एंड सी आर का असेसमेंट सही से नहीं हुआ तो उससे डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया, उससे ऑडिट रिस्क भी बढ़ गया, ठीक है।
मेन चीज़ ये है जिससे आपको पता चलेगा इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। ऑडिट रिस्क क्या था, ऑडिटर कैन नॉट फाइंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट बट इन एक्चुअल देयर आर मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को फाइंड नहीं कर पाया, जबकि एक्चुअल में तो मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते थे। अब ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं फाइंड कर पाया, क्योंकि ऑडिटर ने जहाँ मिस्टेक थी उस एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। उस एरिया को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया ऑडिटर, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर सही से नहीं लगा है। ऑडिट प्रोसीजर सही से नहीं लगाना यानी कि डिटेक्शन रिस्क का बढ़ जाना, ठीक है। तो ये अपने पास था ऐसे 315। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।